प्यारे बच्चों, वेलकम टू मानव मैथ क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर बेटा 13.1 और जो क्वेश्चन नंबर है 8th क्लास 12th। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बेटा बात करने चले हैं। और अगर बच्चों आपको बेसिक सीखना है और सभी क्वेश्चंस को देखना है बेटा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए, उसमें सभी क्वेश्चन जो है सीरियल में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अभी जिसके बारे में बात कर चले बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखने हैं बेटा, और उसने कहा है बच्चे के पी ऑफ ई बाय एफ निकाल दो। आपकी जो डाई है वो 3 बार थ्रो हो रही है। डाई जो है बच्चे वो 3 टाइम जो है वो टॉस हो रही है। बच्चे हमें ये देखना है सबसे पहले तो कि सैम्पल स्पेस में मेंबर कितने होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ बच्चे कि मान लीजिए कि आपकी मान लो एक डाइस है, इसको जब आपने थ्रो किया तो 6 केस बने। अगर आपकी बेटा 2 डाइस होती हैं तो 36 केस बनते हैं। अगर आपकी 3 डाइस थ्रो होंगी तो कितने केस बनेंगे ये हमें देखना है। 6 केस कैसे बने बच्चे? 6 फेस होते हैं एक डाई में, और एक ही डाई थी तो 6 की पावर 1 6 हो गया। एक डाई पे 6 फेस होते हैं बेटा, और कितनी डाइस हैं? 2 हैं, इसलिए 36 हो गया। एक डाई पे बेटा 6 फेस होते हैं और कितनी डाइस हैं बेटा? 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 216 केस हमारे को बनाने हैं। 216 केस बचे हमें बनाने हैं सैम्पल स्पेस में। तो देखिए सैम्पल स्पेस बनाना बेटा, इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो है सैम्पल स्पेस बनाना। क्योंकि सारा अगर बेटा कोई भी बच्चा सैम्पल स्पेस नहीं बना पाएगा तो वो इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकता। तो सेट थोड़ा बड़ा आने वाला है क्योंकि 216 मेंबर है, इसलिए बच्चे मैं जो है थोड़ी ब्रैकेट जो है मैंने वो बड़ी ले ली है। देखिए 216 मेंबर कौन से होने वाले। पहला मेंबर तो होगा बेटा 1 1 1, तीनों पे 1 1 1 आ गया। उसके बाद बच्चे 1 1 और ये 2, ऐसे ही 1 1 3, और जो लास्ट का मेंबर हो जाएगा बेटा 1 1 6। ऐसे ही करते चलिए। फिर नेक्स्ट हो जाएगा बेटा 1 2 1, फिर 1 2 2, फिर 1 2 3, बढ़ते बढ़ते 1 2 6। कुछ ऐसे ही बेटा केस जो है वो बनते चले जाएंगे। ठीक है, ये अभी 1 की गिनती हो रही है बेटा। फिर ऐसे ही 2 आ जाएगा, 2 1 1, फिर 2 1 2, बढ़ते बढ़ते 2 1 6। फिर ये 2 वाला पूरा होगा, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर है ना लास्ट में हो जाएगा 6 6 1 1 6 1 2 6 1 6 और सो ऑन। कुछ ऐसे ही केस बनते चले जाएंगे। 216 केस होंगे बच्चे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है बेटा, हमें इस सैम्पल स्पेस से हमारे को ई इवेंट जो है वो मुझे निकालना है। ई इवेंट बेटा मुझे निकालना है। ई इवेंट निकालना बेटा। 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टोस। 4 अपीयर ऑन द थर्ड टोस। बच्चे अगर मैं इसको एक एक स्टेप और आगे बढ़ाऊँ ना तो आप लोग देख पाएंगे कि 1 1 3 से अगला जो है बेटा वो 1 1 4 है। ऐसे ही 1 2 3 से जो नेक्स्ट आएगा 1 2 4 है बेटा। ऐसे ही 6 1 2 6 1 3 और 6 1 4 यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 6 1 3 6 1 4। ये सब चलते जाएगा, यानी कि 4 है। उसने कहा था कि जो 4 अपीयर हो रहा है थर्ड टोस पे। थर्ड टोस पे 4 देखो कैसे कैसे आएगा। पहला तो यही आ गया 1 1 4। दूसरा बेटा 1 2 4। आखिरी 1 6 4। ऐसे ही अगला बेटा 2 1 4। अगला 2 2 4। उससे अगला 2 6 4। नेक्स्ट बेटा 3 1 4, फिर 3
2 4, लास्ट 3 6 4, फिर 4 1 4, फिर 4 2 4, फिर 4 6 4, बढ़ते चलिए बच्चे 5 1 4, फिर 5 2 4, और आखिरी कौन सा बेटा 5 6 4। देखिए हर किसी में बेटा जो लास्ट में है वो 4 आ रहा है। अब अगले पे आ जाओ, अगला कौन है बेटा 6 1 4, 6 2 4, 6 5 4, और आखिरी होगा 6 6 4। तो इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है, इस ब्रैकेट को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। तो ई आ गया है बेटा आपका, ई आपका आ चुका है। अब हमें निकालना है एफ। क्या निकालना है एफ, ध्यान से देखना बच्चे। एफ 6 and 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट 2 टोसेस। तो पहले नंबर पे तो 6 होना चाहिए, दूसरे नंबर पे 5 होना चाहिए, और तीसरे पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि तीसरे की बात नहीं करें। 6 and 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट 2 टोसेस। तो पहले पे तो 6, दूसरे पे 5, तीसरा डिसाइडेड नहीं है तो 1, डिसाइडेड नहीं है तो 2 भी हो सकता है, फिर 3 भी हो सकता है, फिर 4, उसके बाद बेटा 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। तो बेटा आपका ई आ चुका है, आपका एफ आ चुका है। आप इसमें देखो बेटा इन दोनों में कॉमन कौन है, नेक्स्ट है हमें कॉमन निकालना, ई इंटरसेक्शन एफ। इसमें बच्चे सिर्फ एक ही खिलाड़ी कॉमन है, और वो कॉमन खिलाड़ी है 6 5 4। देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये दोनों में है, इसलिए 6 5 4 दोनों में है, ठीक है बच्चे। जो हमें निकालना है हमारे को P ऑफ E अपॉन F। फार्मूला होता है बेटा P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F, ठीक है बच्चे। इंटरसेक्शन चाहिए, P ऑफ F चाहिए, यानी कि इसको गिनती करने की टेंशन खत्म हो गई। चलिए बच्चे करते हैं। तो हमें P ऑफ F निकालना बच्चे, F 1 2 3 4 5 6। तो जो मेरा P ऑफ F है वो हो जाएगा मेरा 6/216, यानी कि इसको ऐसे रखते हैं। तो अगर करना हो तो कर दो, सो वैसे काट सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि इसको काटने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 616 कटने वाला होता है। अपना 216 बेटा कट सकता है, इसलिए काटो मत। अगले पे आ जाओ बेटा, इंटरसेक्शन और निकाल लो। कितना है, एक ही केस आया बेटा कॉमन ये वाला, तो 1/216, ठीक है। फॉर्मूला में पुट कर दो बच्चे, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन की वैल्यू, और P ऑफ F की जगह बेटा P ऑफ F की वैल्यू होगा क्या बच्चे आपका, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो 1/6 है बच्चे वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। उम्मीद है बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आता है बेटा, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बच्चे अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, और एक्सरसाइज आपकी 13.1 प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 12 के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। और कुछ उनकी जो स्टेटमेंट है बच्चे वो कुछ इस तरीके से है। आपको मदर फादर और सन को लाइन अप करने के लिए कहा गया है। इवेंट्स आपके पास गिवन है और आपको P ऑफ E बाय F आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला जो काम होता है बेटा वो होता है सैम्पल स्पेस का, कि सैम्पल स्पेस क्या बन रहा है बच्चे। तो हमें जो ये लाइनअप के लिए कैसे कैसे वो तीनों खड़े हो सकते हैं, ये हमें सबसे पहला जो टास्क है वो पता करना है। कैसे कैसे हो सकते हैं बेटा, सबसे पहले मान लो मदर खड़ी है, फिर फादर, उसके बाद सन। एक तो तरीका बेटा खड़े होने का ये है। दूसरा है बेटा मदर, फिर सन, फिर फादर। तीसरा तरीका बेटा फादर मदर सन, फिर बेटा फादर सन मदर, फिर सन मदर फादर, फिर सन फादर मदर।
इसको बनाने के लिए कुछ मत कीजिए बेटा, पहले को फिक्स कीजिए, बाकी दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, फिर फादर को फिक्स कर दो, बाकी दो को इंटरचेंज कर दो, फिर सन को फिक्स कर दो बेटा, बाकी दो को इंटरचेंज आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें से छाट करके अलग किसको करना है, इवेंट ई को करना है। इवेंट ई को छाट करके अलग करो, इवेंट ई। इवेंट ई अपने आप में है क्या, उसने कहा सन जो है एक एंड पे होना चाहिए। अब एक एंड के लिए उसने नहीं कहा कि पहले शुरुआत में होना चाहिए लास्ट में होना चाहिए, उसने कहा एंड पे होना चाहिए। तो देखिए किस किस में सन एंड पे है। अब देखेंगे बेटा कि तो इसमें एस जो है यानी कि सन जो है वो लास्ट में है, इसलिए ये एंड पे है। तो एक ये हो गया आपका, इसमें मिड में है ये नहीं आएगा, इसमें एंड पे है ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, और इसमें मिड में है नहीं आएगा, इसमें देखिए ये आ जाएगा क्योंकि इसमें एंड पे है, फर्स्ट एंड पे है, और इसमें भी बच्चे आपका एंड पे ही है। तो छाट करके अलग कर लिए बच्चे। सन पीछे की तरफ से भी हो सकता है और आगे की तरफ से हो सकता है, बीच में नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने कहा कि एंड पे होना चाहिए। ठीक है बच्चे, अब हम लोग एफ की बात करेंगे। एफ मीन्स फादर इन मिडल, जो फादर है वो मिड में होना चाहिए। बेटा देखो फादर एक तो यहाँ पे मिड में है, ठीक है, और यहाँ मिड पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ है। तो ई और एफ दोनों आ चुका है बच्चे। अब इंटरसेक्शन की बात कीजिए। इंटरसेक्शन बच्चे जो दोनों में कॉमन होता है बेटा, दोनों में कॉमन देखिए कौन है, ध्यान से देखिए बेटा, ये इसमें भी है इसमें भी है, ये बेटा इसमें भी है और इसमें भी, यानी कि दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं। तो उन दोनों चीज़ों को आप यहाँ लिखिए, एक तो ये कॉमन है, दूसरा ये कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी बेटा ई की प्रोबेबिलिटी आ जाओ। देखो कितने केस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कुल केस हैं बेटा 6। ई के फेवर में कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है बच्चे, ऐसे ही अगर आप पी ऑफ एफ निकालेंगे बच्चे तो कुल केस कितने हैं, 6 सैंपल स्पेस में, और एफ के फेवर में कितने हैं, 1 और 1 2। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, इंटरसेक्शन बेटा तो कुल केस हैं 6, फेवर में है 2। उसने हमें निकालने को क्या कहा है, उसने कहा है कि आपको निकालना है पी ऑफ ई बाय एफ निकालना है बच्चे। फार्मूला होता है ऊपर इंटरसेक्शन नीचे पी ऑफ एफ, ये फार्मूला होता है बच्चे। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 2/6, एफ की प्रोबेबिलिटी है बेटा 2/6, दोनों कट करके आ जाता है बेटा 1, वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्वेश्चन को सीरियल में देखने के लिए बेटा प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कह रहा है एक ब्लैक और रेड डाई जो है वो रोल की गई है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। स्टेटमेंट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख ही रही होगी बच्चे। वो कह रहा है कि अ ब्लैक एंड अ रेड डाइज आर रोल्ड, दो डाई बेटा रोल की गई है, एक है ब्लैक और दूसरी है बेटा रेड। तो आपने दो डाई रोल करी, मैं ब्लैक को पहले लिखूंगा बेटा, रेड को बाद में लिखूंगा, मैं कुछ इस पेयर में चलने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो बेटा काम होता है वो हमारा होता है सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस बनाना जो है सबसे ज़रूरी काम है। उसने कहा एक ब्लैक डाई है, दूसरी रेड डाई है बेटा, वो रोल की गई है। तो यानी कि दो डाई रोल की गई है, उसका जो है सैंपल स्पेस कैसे बनेगा बेटा, ऐसे बनेगा 1 1 1 2 1 3, ऐसी बेटा 1 4 1 5 और 1 6। ठीक है, ऐसे ही बच्चे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और लास्ट में बेटा 2 6। ऐसे ही आपका बेटा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और लास्ट बेटा आपका 3 6। ऐसे ही बच्चे आपका 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। ऐसे ही बच्चे आपका 5 1 फिर 5 2 फिर 5 3 5 4
5 और 5 6। ये बच्चे हम लोग सैम्पल स्पेस बना रहे हैं बच्चे। 2 डाइस का आपको 10th क्लास से सिखाते आए हैं भी, जब भी आपकी 2 डाइस बेटा रोल होती है तब आपका सैम्पल स्पेस यही रहता है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, और अगर नहीं है तो आपको होना चाहिए सैम्पल स्पेस। बेटा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पहली पोजीशन है वो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, दूसरी पोजीशन में रेड से दिखा रहा हूँ। उसने कहा बेटा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सम है वो ग्रेटर देन 9 है। तो इस केस को मैंने क्या किया बेटा, मैंने लेट कर लिया कि मेरा ई एक इवेंट है, ई मेरा एक इवेंट है कि जो मेरा सम है वो ग्रेटर देन 9 है, ग्रेटर देन 9। तो ई क्या बन जाएगा बेटा, इन सब में छाट करके निकालो बेटा जिनमें नंबर जो है वो 9 से बड़ा है, जिन नंबर्स का जो जोड़ है वो 9 से बड़ा है। देखिए बेटा इसमें जो सबसे बड़ा वो 6 1 है, 6 जमा 1 7, 709 से छोटा था इसलिए हमने नहीं लिखा। अगले वाले में बेटा 6 और 2 8 हुआ, 9 से बड़ा नहीं हुआ इसलिए हमने नहीं लिखा। 3 और 6 9 हो गया। अब यहाँ 9 तो हो गया मगर मुझे तो ग्रेटर देन 9 लेना था, इसलिए मैं दूसरे केस तीसरे वाला भी ये वाला भी नहीं उठाऊंगा। तो मेरा नंबर आएगा बेटा 4 6, पहला नंबर आ जाएगा 4 6। ध्यान से देखिए 6 और 4 10, 9 से बड़ा है इसलिए यहाँ लिख दिया। अब अगले में बेटा 5 5, फिर 5 6, फिर 5 6 11 होता है ना, 5 5 10 हो गया बेटा, 9 से बड़ा है, और 5 6 भी आ गया। 6 3 नहीं हो सकता, 6 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 5 हो जाएगा, और साथ में 6 और 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चे हमने F एक इवेंट ले लेना है, ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। जो हमारा है, जो हमारी ब्लैक डाई है उसका रिजल्ट इन 5। ब्लैक डाई जो है बेटा 5 रिजल्ट दे रही है। ध्यान से देखना बेटा 5 ब्लैक है कौन सी, जो पहले अक्षर लिखे हुए हैं ना वो ब्लैक के, दूसरा वाले रेड के। तो ब्लैक 5 का मतलब क्या कि इस पूरी लाइन को उठा लो, क्योंकि पहले वाला ब्लैक है, ब्लैक 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 ब्लैक। तो इसमें आ जाएगा बेटा, देखो ब्लैक पहले पोजीशन में ब्लैक है और उसमें 5 है, पहली पोजीशन में ब्लैक है उसमें 5 है। इस तरीके से हमने इनको भी छाट करके बेटा अपना अलग कर लिया। उम्मीद आपको यहाँ तक आ रहा होगा, है ना। कितना आसान है बच्चे। और दोनों में इंटरसेक्शन देखो बच्चे कि क्या कुछ जो है वो कॉमन आपका आ रहा है। मैं अगर इसमें ध्यान से देखूँ बेटा तो आपका जो कॉमन आ रहा है वो है 5 5, एक तो ये, दूसरा 5 6 और ये 2 चीज़ें बच्चे आपकी कॉमन है, 5 5 और 5 6। तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा 5 5 और 5 6, ये आ गया आपका इंटरसेक्शन। बच्चे जो आपको निकालना है वो निकालना है E/F। जिसको निकालना होता है उसको E मानोगे, काम आसान रहेगा। बार बार ये देखने की टेंशन खत्म हो जाएगी भाई निकाले क्या। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो कि नंबर ग्रेटर देन 9 है। तो भाई नंबर ग्रेटर देन 9 तो आपने E ले लिया, इसलिए आपको प्रोबेबिलिटी E की निकालनी है जब F ऑलरेडी हो चुका है। तो ये फार्मूला आपका बन के तैयार है। यहाँ से निकालो P ऑफ E, यहाँ से निकाल लिया P ऑफ E। 1 2 3 4 5 6 केस, टोटल 26। यहाँ से निकालो PF, 1 2 3 4 5 6 बटा 26 नहीं 36 बेटा 36। यहाँ से निकालो इंटरसेक्शन PE इंटरसेक्शन F, 2 केस है, कुल केस 36 है, दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करो। ऊपर इंटरसेक्शन 2/36, नीचे P ऑफ F 6/36। भैया 36 से 36 कट गया,
2/6 यानी कि 1/3। ये है आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया बेटा। ठीक है, अब हम लोग करने चले हैं बच्चे इसका सेकंड पार्ट। इसका बेटा हम लोग करने चले हैं सेकंड पार्ट। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है बच्चे, ये तो आपका ये है आपका पिछले पार्ट का, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। फॉर्मूला जो हमारा रहेगा बच्चे, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, यही फार्मूला है। सैंपल स्पेस भी हमारा यही है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। कह रहा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द ऑब्टेनिंग अ सम इज 8। इस बार आपको 8 निकालना है। तो हमने कहा कि लेट ई, जिसको निकालना हो उसको ई मानो। ई हमारा इवेंट है कि जो सम है वो कितना है, वो 8 है। सम आपका 8 है। तो बच्चे इसका भी एक सेट बना लीजिए कि जो सम है वो 8 कहाँ कहाँ पे है। देखो 2 और 6 8 हो गया, तो 2 6, फिर और देखो 6 और कहाँ पे 8 है, 2 6 पे 8 था आपका, और 3 5 3 5, अगला 4 4, उससे अगला 5 3, उससे अगला 6 2। ठीक है, नेक्स्ट कौन है, एफ इवेंट निकालना है बच्चे आपको। रेड डाई रिजल्ट इन अ नंबर लेस देन 4। जो रेड डाई है उसके अंदर जो नंबर होना चाहिए वो 4 से छोटा होना चाहिए बेटा। रेड डाई को हम लोग बाद में लिख रहे हैं, रेड डाई को हम लोग बाद में लिख रहे हैं, यानी कि जो दूसरी पोजीशन है ना बेटा, ये जो दूसरी पोजीशन है जिस पे आपको पेन की टिप दिख रही है, ये यहाँ पे नंबर जो है वो 4 से जो है वो छोटा होना चाहिए। इनमें से छाट के निकालो जिसमें सेकंड पोजीशन में 4 से छोटा है। जैसे कि मान लो आपका 1 1, फिर आपका 1 2, फिर आपका 1 3। अगर आप 1 4 लिख दोगे तो 4 के बराबर है, उसको छोड़ देंगे। फिर ऐसे ही बेटा आपका 2 1, ऐसे ही 2 2 और 2 3। फिर नेक्स्ट हो जाएगा बेटा आपका 3 1 और 3 2 और 3 3। लिखते चलो बच्चे फटाफट। 4 1, शाबाश, 4 2 4 3, और बच्चे 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। ठीक है बच्चे, अब देखेंगे कि कॉमन क्या है। कॉमन देखो क्या है, 5 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों में है, इसलिए इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो आपकी ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर जो है 2 खिलाड़ी हैं, 5 3 और 6 2। आप इस चीज़ में ध्यान दिएगा बेटा कि जो आपका एफ इवेंट है वो नंबर लेस देन 4 है ऑन रेड डाई। ठीक है बच्चे, पी ऑफ ई निकालो। 1 2 3 4 5, तो कुल केस 5/36। पी ऑफ एफ निकालो। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो कुल हो गया बेटा आपका 18/36। और बचे अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो 1 2 2/36। ध्यान से देखो बेटा, जो हमारे को निकालना है वो है पी ऑफ ई बाय एफ। फार्मूला होता है बेटा, ऊपर तो आता है इंटरसेक्शन, नीचे होता है बेटा पी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन कितना है, 2/36 है। पी ऑफ एफ कितना बेटा, 18/36 है। 36 कट के बेटा 1/9 जो है वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा। उम्मीद है बेटा आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत होती है बेटा तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए बेटा। करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। और बेटा ई गिवन है, एफ गिवन है, जी गिवन है, और उसने कहा था कि सैंपल स्पेस के तौर पे हमारे को एक डाई भी गिवन है बच्चे, और हमें ये जो कुछ नीचे लिखा है बेटा ये हमें निकालना है। सबसे पहले वो कह रहा है बेटा अ फेयर डाई इज रोल्ड। अ फेयर डाई इज रोल्ड, इसका मतलब क्या बनता है बेटा कि जो सैंपल स्पेस है वो सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, एक डाई रोल की गई है इसलिए सैंपल स्पेस बनेगा ये। ठीक है,
सैंपल स्पेस समझ आ गया, क्योंकि बेटा डाई रोल की गई थी ना। ई जो उसने इवेंट गिवन है, ई इवेंट गिवन है 1 3 5, 1 3 5। ई जो इवेंट गिवन है बच्चे वो है हमारा 1 3 5, और एफ जो मेरा इवेंट गिवन है बच्चे वो है 2 3, और जो मेरा जी इवेंट गिवन है वो है 2 3 4 और 5। ये कुछ इवेंट बच्चे आपको ऑलरेडी गिवन है। बोल रहा है कि ये निकाल दो। एक तो आपको E बाय एफ प्रोबेबिलिटी E की जब F ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा कि प्रोबेबिलिटी F की जब E ऑलरेडी हो चुका है। ये आपका बेटा फर्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। इसका फार्मूला क्या रहेगा? इसका फार्मूला रहेगा बेटा, ऊपर तो रहेगा इंटरसेक्शन, नीचे रहेगा वो जो बाद में आया, बाद में F आया इसलिए नीचे। ऊपर रहेगा इंटरसेक्शन, नीचे वो आएगा बेटा जो बाद में आया, बाद में E आया इसलिए मैंने E लिख दिया। इंटरसेक्शन और निकाल लो। तो बेटा इंटरसेक्शन अगर मैं निकालता हूँ तो E और F की इंटरसेक्शन देखो, E ये रहा, F ये रहा। इंटरसेक्शन में देखो सिर्फ 3 इसमें भी है, इसमें भी है। दोनों के अंदर जो है 3 कॉमन है, यहाँ पे और यहाँ पे 3 मेरा कॉमन है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा बेटा 3। पहले P ऑफ E निकालो। 1 2 3, 3 केस है, कुल केस 6 है, इसलिए P ऑफ E की वैल्यू आ गई। P ऑफ F की बात करूं, 1 2, 2 केस है, कुल केस 6 हैं, इसलिए ये आ गया। P ऑफ G की बात करो बेटा, 1 2 3 4, 4 केस हैं, कुल केस 6 हैं, इसलिए 4/6। दोनों की इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में एक ही केस है बच्चे, इसलिए 1/6। वैल्यू को यहाँ पुट करो, इंटरसेक्शन ये रही वैल्यू 1/6। P ऑफ F कितना बचे आपका 2/6, तो 2/6, 6 से 6 कैंसल, 1/2 आपका आंसर। इधर भी यही काम करो बच्चे, ऊपर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन की वैल्यू है 1/6, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की 1/6, और P ऑफ E आया है बच्चे आपका 3/6। तो बच्चे आपका 6 से 6 कट के 1/3 बच्चे आपका आंसर। तो ये आगे बेटा आपका पहला पार्ट। अब हमें करना है बच्चे इसका दूसरा पार्ट। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं। यहाँ आ गया बेटा आपका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में उसने कहा था कि E/G और G/E, यानी कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी E की जब G ऑलरेडी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी G की जब E ऑलरेडी हो चुका है। ऊपर तो बेटा आपका आएगा क्या, इंटरसेक्शन, और नीचे आएगा वो जो बाद में है तो G। ऊपर आएगा बेटा आपका इंटरसेक्शन, नीचे वो आएगा जो बाद में है E। तो बच्चे P ऑफ G और P ऑफ E तो है, इंटरसेक्शन G और निकालना है, तो इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन G हम और निकालते हैं। E और G में जो भी कुछ कॉमन है, E और G में जो भी कुछ कॉमन है बेटा उसको हम लोग मार्क करेंगे। E और G देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, E में भी 3 है, G में भी 3 है, तो उसको मार्क कर लेते हैं। E में 5 है और G में भी 5 है, तो उसको ही मार्क कर लेते हैं। तो 2 चीज़ कॉमन बनती है, 3 और 5। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो कुल केस है बेटा इसमें 2, और जो सैंपल स्पेस में मेंबर हैं 6, तो आ जाएगा 2/6। पुट करो बच्चे इसमें इंटरसेक्शन की जगह 2/6, उसकी वैल्यू P ऑफ G। P ऑफ G अपना कितना बेटा 4/6, कट करके 6 से 6 कट जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2 आ गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इंटरसेक्शन 2/6, P ऑफ E कितना बेटा 3/6, 6 से 6 कट गया बेटा आपका 2/3। ये हो गया बच्चे। अब हम चलते हैं बेटा अपने लास्ट की तरफ, लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट थोड़ा बच्चे लेंथी है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से तीसरा पार्ट देखिएगा। जो हमारे को निकालने के लिए कह रहा है कि ये निकाल दो E यूनियन F अपॉन G। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये पूरा 1 है और ये 1 है,
तो ऐसे ही बन जाएगा ना फॉर्मूला। तो कैसे, ऊपर तो बेटा आपकी दोनों की इंटरसेक्शन, किन दोनों की, एक तो इस कंप्लीट की इंटरसेक्शन किसके साथ, जी के साथ। नीचे कौन बचे, जो बाद में कौन आया, जी, एक तो ये निकालना है। दूसरा बचे, जो दूसरा केस है, कह रहा ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी। तो देखो ध्यान से, ऊपर बचे दोनों की इंटरसेक्शन, ठीक है, और नीचे कौन बचे, जो बाद में आया, बाद में कौन आया, जी आया, इसलिए जी नीचे आ गया। इन दोनों की वैल्यू निकालनी, तो एक बार तो ई यूनियन एफ निकालना है, एक बार ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। पहले मैं ई यूनियन एफ की बात करूंगा। ई यूनियन एफ, बच्चे ई के सभी मेंबर लिख लो, 1 3 5, और एफ के भी सभी मेंबर लिख लो, बस रिपीट मत करना। तो देखो इसमें एफ के मेंबर है 2 3 मैं लिख चुका हूँ, तो सिर्फ 2 रह गया। ये आ गया यूनियन निकालने का तरीका, ठीक है। अब आप निकाल लो इंटरसेक्शन, दोनों की इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में वो आते हैं बच्चे जो दोनों में कॉमन होता है, जैसे कि ई और एफ के अंदर कॉमन कौन है, सिर्फ 3 है जो दोनों के अंदर है, तो यहाँ पे आ गया ये। अब हमें बच्चे ये दोनों चीज़ें तो निकल गई, यूनियन भी निकल गया, इंटरसेक्शन भी निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, ये ऊपर वाला पार्ट, यानी कि ई यूनियन एफ की इंटरसेक्शन जी के साथ। ई यूनियन एफ ये रहा, जी ये रहा, मैंने दोनों उंगलियां रख रखी है बेटा, ध्यान से देखिए। ई यूनियन एफ की इंटरसेक्शन जी के साथ, ई यूनियन एफ की इंटरसेक्शन जी के साथ, तो इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, इन दोनों में। तो इसमें देखिए बेटा 2 यहाँ पे है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमने लिख दिया 2। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो हमने लिख दिया बेटा 3। इसमें 4 है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो वो भी लिख दिया। ये आ गई बेटा इन दोनों की इंटरसेक्शन, ठीक है। अब हमें इंटरसेक्शन इसके साथ में निकालनी है, इस केस के लिए, तो मुझे निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, यानी कि अब की बारी इसकी और जी की इंटरसेक्शन, उसमें अकेला ही एक मेंबर है 3। अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकालूं बच्चे, तो ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1 2 3 4, यानी कि 4/6। ये आ गया। इसकी निकालो बच्चे, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 3/6। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो बच्चे, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की आ जाएगी 1/6। पुट करो यहाँ पे बच्चे, इसकी वैल्यू कितनी आई है, हाँ हमारी 3/6। नीचे कौन है, पी ऑफ जी 4/6, कितना आ गया बेटा, 6 से 6 कैंसिल, 3/4। इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, 1/6, और पी ऑफ जी कितना बेटा आपका 4/6, 6 से 6 कैंसिल आ गया बेटा, आपका आ गया 1/4। कुछ इस तरीके से बच्चे इसको सोल्व करना था। उम्मीद है बेटा मेरे को कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए स्टार्ट करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं और लड़का या लड़की होने की संभावना जो है बेटा वो बराबर रहती है। कह रहा गर्ल और बॉय जो है वो इक्वली लाइकली है, और परिवार में बच्चे 2 बच्चे रहेंगे और दोनों की दोनों लड़कियां हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। आप लोगों को सिखाया गया है बच्चे कि जिसकी भी प्रोबेबिलिटी, जिसकी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको ई लेट करो, मगर सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाओ। अगर किसी भी परिवार में 2 बच्चे हैं तो उसकी संभावना कैसे कैसे हो सकती है। हो सकता है कि दोनों ही लड़के हों,
हो सकता है बेटा दोनों लड़कियां हों, हो सकता है पहली लड़की दूसरा लड़का, हो सकता है बेटा पहला लड़का और दूसरी लड़की। ये 4 पॉसिबिलिटी जो है वो बन जाती हैं अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं। उसने कहा फाइंड व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल। आपको प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने को बोल रहा है जब दोनों लड़कियां हैं तो जिसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको ई लेट कर लेते हैं, और वो है क्या कि बोथ आर गर्ल्स, दोनों क्या है गर्ल है। तो ई जो इवेंट है इसमें सिर्फ एक ही रहेगा, वो ये वाला है गर्ल और गर्ल। अब यहां से 2 केस के ई तो वही है बच्चे, कॉमन है, गिवन दैट में फर्क है। जो गिवन होता है बेटा मैं उसको क्या मान लेता हूं, उसको एफ मान लेता हूं। पहला करूंगा यहां पे यंगेस्ट इज गर्ल, एफ जो मेरा इवेंट है वो क्या है कि यंगेस्ट जो है वो गर्ल है, यंगेस्ट यानी कि छोटी लड़की होनी चाहिए। तो ऐसे 2 ही केस है बेटा कि या तो यहाँ पे गर्ल में देखो जो छोटी है वो लड़की है, और बॉय गर्ल में भी बेटा जो छोटी जो है वो लड़की है। ठीक है, दोनों की इंटरसेक्शन यानी कि ई और एफ में इंटरसेक्शन में कौन है, ई और एफ की इंटरसेक्शन में है बच्चे ये और ये। देखो दोनों में कॉमन है ना, तो दोनों की इंटरसेक्शन में है ये। अगर मैं P ऑफ E की बात करता हूं तो वो होता है 1/4, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 थे। P ऑफ F की बात करूं तो होता है 2/4। E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकाल लूं तो होता है 1/4। वो कह रहा है निकालो P ऑफ E बाय F, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मुझे जिसकी भी निकालनी होती है मैं उसको E लेट करता हूँ, इसलिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे E बाय F लिखना है या F बाय E लिखना है। ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन, नीचे वो जो बाद में आया यानी कि F। इंटरसेक्शन यानी कि 1/4 ये रहा, F की प्रोबेबिलिटी है 2/4 यानी कि 1/2। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसके बेटा अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं तो E तो हमारा यहाँ पे वही रहेगा जो पिछले पार्ट में था, तो P ऑफ E भी मेरा वही रहेगा जो पिछले पार्ट में है। इस बार बच्चे जो आपका इवेंट चेंज हो रहा है, एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल, तो मैंने लेट कर लिया कि G मेरा इवेंट है जो है एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल, यानी कि G कम से कम एक लड़की तो होनी ही चाहिए, यानी कि दोनों लड़के हों ऐसा ना हो, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ सिलेक्शन इन तीनों की हो जाए। इनमें देखिए, इनमें कम से कम एक लड़की तो पक्का है। इस बार इंटरसेक्शन देखिए, E इंटरसेक्शन G में इस बार भी एक ही है, तो जो इंटरसेक्शन रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/4। P ऑफ G है आपका 3/4। जो हमें निकालना है वो निकालना है E/G। ऊपर बेटा दोनों की इंटरसेक्शन, नीचे वो जो बाद में आया है। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, प्रोबेबिलिटी 1/4, और P ऑफ G की वैल्यू है बेटा 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, 1/3 जो है वो आपका आंसर है। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं 13th क्वेश्चन बच्चे। इसमें वो कहता है कि एक इंस्ट्रक्टर है बच्चे, उसके पास एक क्वेश्चन बैंक है।
कह रहा एन इंस्ट्रक्टर हैज़ अ क्वेश्चन बैंक, जो वो क्वेश्चन बैंक है बच्चे उसमें 300 तो इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और बच्चे 400 डिफ़िकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसने कहा कि इफ़ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, कोई भी सिलेक्ट किया गया है बच्चे क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में से, प्रोबेबिलिटी बता दो कि वो इजी क्वेश्चन है और गिवन दैट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बच्चे आप लोगों ने इसमें एक चीज़ नोटिस करी होगी, नहीं करी है तो आप करो, कि इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा कोई वर्ड कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो आपको पता कैसे चलेगा बच्चे कि ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है? तो जवाब है बच्चे, ये जो वर्ड गिवन दैट लिखा है, गिवन दैट, इस वर्ड से पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है बच्चे, उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, कि वो इजी क्वेश्चन है। फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है बेटा, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। क्या सिखाया था कि जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसको ई मान लो। तो ये क्या है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 300, 200, 500, 500 और 500 1000 और 400 1400, तो कुल क्वेश्चन है 1400। इजी क्वेश्चन, उसने कहा इजी क्वेश्चन है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। बच्चे इजी बोला है, ये नहीं बोला कि मल्टीपल चॉइस है या ट्रू फॉल्स है, ये नहीं बोला। उसने सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ किया, इजी। तो आपको भी सिर्फ इजी को ही पकड़ना है। तो इजी एक तो यहाँ लिखा हुआ है और इजी एक यहाँ लिखा हुआ है। देखो ये रहा, ये दो जगह इजी वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो कुल कितने हो गए बेटा? 300 और 500, कुल हो गए आपके 800, कुल हो गए आपके 800। और जो ओवरऑल जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है वो है आपके 1400। ठीक है, आगे बढ़ो। उसने कहा गिवन दैट इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जो F1 इवेंट है वो क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है जी, इस बार भी उसने इजी या डिफ़िकल्ट की बात ही नहीं करी, उसने कहा मल्टीपल चॉइस है। अब ये देखो कि मल्टीपल चॉइस कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। एक तो यहाँ लिखा हुआ है इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस एक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक आपका ये आ गया, और देखो मल्टीपल चॉइस का लिखा हुआ है। एक आपका ये रहा 400 डिफ़िकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो एक मल्टीपल चॉइस आपका यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस तो कितने हो गए? 500 मल्टीपल चॉइस यहाँ है, 400 मल्टीपल चॉइस यहाँ है, तो कुल मिलाकर के हो गए 900। और पूरे क्वेश्चन बैंक में कितने थे बेटा? 1400। ये तो अलग अलग आ गया। अब इंटरसेक्शन की बात करो। अब बेटा इंटरसेक्शन वो तो जो दोनों में कॉमन है। देखो एक बार तो आपने इसको और इसको लिखा, दूसरी बार आपने इसको और इसको लिखा, तो दोनों में कॉमन कौन है? यही तो कॉमन है। देखो इस पे 2 गोले लगे हैं, इसका मतलब ये कॉमन है, इसीलिए इस पे 2 गोले आए हैं। इसका मतलब ये भाई साहब कॉमन है। कॉमन कितने हो गए बेटा आपके? 500। और कुल कितने थे क्वेश्चन बैंक में? 1400। निकालना क्या है आपको? E/F। फार्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे कौन आएगा जो बाद में कौन है? F है। तो कितना आ जाएगा बेटा? 500/1400, और नीचे कौन है बच्चे? F। 900 बटे में 1400। ये गया बेटा आपका कट।
क्या बच गया 500 बाय 900, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5/9 आपका आंसर आ गया। देखो कितना आसान है। अगर बेटा क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, उसने कहा गिवन दैट 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस आर डिफरेंट। तो बच्चे इसमें नहीं लिखा कहीं कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। जो ये गिवन दैट आपको जो वर्ड दिख रहा है ये बता रहा है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले सैंपल स्पेस 2 डाइस, 2 डाइस हैं, 2 डाइस है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा वो लिखते हैं। सैंपल स्पेस बनेगा बेटा आपका 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। ऐसे ही बचे आपका 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर बेटा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है बेटा। ये सैंपल स्पेस बन गया। कुछ बच्चे कहेंगे कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर बेटा इसकी ज़रूरत नहीं भी है तो भी इसे बनाओ, क्योंकि एग्जामिनर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपको क्या क्या आता है, आपको क्या क्या आता है, इस बात से एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर को मतलब इस बात से है कि आपने लिखा क्या है। तो लिखने में कंजूसी नहीं करना, आपको लिखने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है बेटा। आप हर चीज़ को लिखिए, हर चीज़ को लिखने के ही नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सैंपल स्पेस आ गया बच्चे। गिवन दैट, जो प्रोबेबिलिटी आपको सिखाया गया है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसको ई मान लो, ठीक है जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो भाई ये निकालना है ना, ये निकालना है, तो इसको मैंने ई मान लिया। मैंने कहा कि लेट ई इवेंट है द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। तो जो सम है वो क्या है, 4 है। इस इवेंट को मैंने ई लेट किया। तो देखो बेटा कि 4 जो है किस किस में आ रहा है। 4 जो है आपका कहाँ कहाँ जोड़ने पे 4 आपका आएगा। एक तो आपको इसको जोड़ोगे 4 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे 4 आएगा, इसको जोड़ोगे 4 आएगा। बस ये 3 कैसे बनते हैं, तो कौन कौन से बन गए। एक तो आपका 1 3, दूसरा 2 2, तीसरा 3 1, इनको जोड़ने पे 4 आ रहा था। दूसरा बचे F, जो गिवन होता है पहले से उसको F मानो। गिवन दैट 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस आर डिफरेंट। तो जो दोनों नंबर होते हैं बेटा वो डिफरेंट होने चाहिए। तो नंबर्स आर डिफरेंट, नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो बच्चे आपका फिर F बनेगा क्या, भाई नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए। मतलब क्या, जैसे 1 1 नहीं होना चाहिए, देखो सेम है, ये नहीं होना चाहिए। 2 2 नहीं होना चाहिए, 3 3 नहीं होना चाहिए, 4 4 नहीं होना चाहिए, 5 5 नहीं होना चाहिए, 6 6 भी नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो बच कौन गए, बच गए ये 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देखो ये अलग अलग है ना सारे आपस में। फिर ऐसे ही बचे 2 1, 2 2 नहीं आएगा क्योंकि सेम है, तो 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे ही 3 1 3 2, 3 3 नहीं आएगा बेटा, 3 4 3 5 3 6। और लिखिए 4 1
4 2, 4 3, 4 4 नहीं आएगा, 4 5 और 4 6। ऐसे ही बचे 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 नहीं आएगा बेटा, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 और 6 5। 6 6 इसमें भी नहीं आएगा बच्चे, सेम नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ बेटा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में जो कॉमन है, देखो बेटा आपका ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो आपके दो खिलाड़ी कॉमन है, तो जो इंटरसेक्शन आपकी बनेगी बच्चे, इसमें दो मेंबर आ जाएगा 1 3 और 3 1। प्रोबेबिलिटी निकालिए बारी बारी से। P ऑफ E 1 2 3, 3 कुल केस 36। P ऑफ F निकालो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 5 का 30, कुल केस 36। इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन में बेटा कितने आ गए, 1 2, 2 बटे में 36। निकालना क्या है, E अपॉन F। फार्मूला क्या होगा बेटा, ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन, नीचे कौन जो बाद में है F। इंटरसेक्शन यानी कि 2 बटे में 36, P ऑफ F यानी कि 30 बटे में 36। 36 से 36 कट गया, 2 बटे में 30 यानी कि 1 बटे में 15। ये क्या है आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा। स्टेटमेंट आपको दिख रही है बेटा। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ 3 मल्टीपल अकर्स देन थ्रो अ डाई अगेन, इफ अदर नंबर्स कम्स अप तो एक कॉइन को टॉस किया जाएगा। देखिए बहुत आसान सा बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, इसमें हमारे को सिर्फ सैंपल स्पेस अगर जिसका बन जाता है वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएगा। तो सैंपल स्पेस पढ़ते हैं। उसने कहा सैंपल स्पेस के लिए अगर 3 का मल्टीपल है तब एक डाई को दोबारा से थ्रो किया जाएगा। इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन। अगर 3 का मल्टीपल कौन कौन होता है डाई के अंदर, या तो 3 होता है या 6 होता है, या तो 3 होगा या 6 होगा, यही 3 के मल्टीपल है। अगर ये आता है तो कह रहा डाई को दोबारा फेंका जाएगा, दोबारा उछाला जाएगा। तो भाई दोबारा उछाला जाएगा तो 3 के साथ 1 भी हो सकता है, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। अगर 6 यानी कि 3 का मल्टीपल आता तब भी दोबारा से करा जाएगा। तो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6। दोबारा बता रहा हूँ, अगर कहता है कि 3 का मल्टीपल आ रहा है तो डाई को दोबारा से थ्रो करो। 3 का मल्टीपल यानी कि 3 और 6। एक डाई के अंदर सिर्फ 3 के 2 ही मल्टीपल होते हैं बेटा, एक 3 वो खुद और दूसरा 6। तब तो डाई दोबारा थ्रो हो गई। अब बच गया कौन, कह रहा इफ अदर नंबर्स कम्स अप, यानी कि अदर कौन कौन बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 तो चला गया यहाँ, 4 बच गया और आपका 5 बच गया। 1 2 4 5, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 पूरे जाएंगे बेटा। अगर कोई दूसरा नंबर आता है तो टॉस किया जाएगा एक कॉइन को। अब कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल। सेम काम यहाँ है, या तो हेड या फिर टेल। लीजिए जी सैंपल स्पेस आपका बन करके तैयार है। भाई सैंपल स्पेस का तो सारा रोना है। आगे बढ़ो, कह रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन शोज टेल, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको E मान लो, और वो क्या है कि कॉइन जो है वो शो कर रहा है टेल। तो देखो
कि कहाँ कहाँ टेल आया, कहाँ कहाँ टेल आया भाई। एक तो यहाँ टेल आया 1 टेल, दूसरा यहाँ पे भी टेल आया 5 टेल, 2 के साथ भी टेल आया था और 4 के साथ भी टेल आया। फिर F मान लो। एटलीस्ट 1 डाई शो 3, कम से कम एक डाई शो करे 3, तो एटलीस्ट 1 डाई शो 3, कम से कम एक डाई पे तो 3 आना ही चाहिए। तो भाई पहली लाइन तो पूरी आ गई, क्योंकि इनमें कम से कम एक पोजीशन पे तो 3 है ही। समझ गए? दोनों पे भी हुआ तो चल जाएगा, जैसे दोनों पे है तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। और कहाँ 3 है भाई? 6 के साथ भी 3 है, और कहीं 3 है नहीं, बस यही है। दोनों की इंटरसेक्शन में क्या है भाई? दोनों की इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है, वो एक एम्प्टी है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि जो आपका P ऑफ E है वो कितना है? 1 2 3 4, 4 अपॉन कितने भाई? सैंपल स्पेस बंदे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो कुल है 20। P ऑफ F देखो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, और सैंपल स्पेस में कुल मेंबर है 20। इंटरसेक्शन में देखो कितना है? एक भी नहीं है तो 0। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है P ऑफ E अपॉन F। फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर तो आता है इंटरसेक्शन, नीचे वो आता है जो बाद में है। ऊपर इंटरसेक्शन यानी कि 0, नीचे कौन है? P ऑफ F। P ऑफ F कितना है? 7/20, तो 0/एनीथिंग 0, तो ये है अपना आंसर। तो ये है बेटा अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। उम्मीद में समझ में आ गया होगा बेटा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की रिगार्डिंग, और सबसे आसान क्वेश्चन बेटा MCQ टाइप का क्वेश्चन है बच्चे। आपको P ऑफ A गिवन है, P ऑफ B गिवन है, P ऑफ A बाय B की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बच्चे जो निकालना है उसको उठा लो। जो हमें निकालना है वो निकालना है P ऑफ A बाय B। इसका फार्मूला होता है बेटा, जो भी फार्मूला है उसको लिख लो। ऊपर इंटरसेक्शन होती है, नीचे वो जो बाद में आ रहा है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B को उसने डिफाइन नहीं किया है कि क्या है, बट P ऑफ B आपका 0 है। किसी के भी बटे में 0 होता है बेटा तो उसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है आंसर C। तो जो C जो है वो हमारा करेक्ट जो है हमारा आंसर है। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 करने चले बेटा। A B 2 इवेंट है, आपको एक कंडीशन ये गिवन है, और कह रहा है इनमें से जो करेक्ट आंसर है जो नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें से किसी को एक सिलेक्ट करके आप करेक्ट आंसर दो। MCQ टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, और बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। कह रहा है कि P ऑफ A बाय B और P ऑफ B बाय A बराबर है। अगर ये बराबर है तो इनका फार्मूला लिख लो। इसका फार्मूला ये रहेगा बेटा, और इसका भी फार्मूला बेटा आपका ये रहेगा। ठीक है, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, तो 1 बाय P ऑफ B इक्वल टू 1 बाय P ऑफ A। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P ऑफ A और P ऑफ B जो है बराबर है, तो जो D है बेटा वो आपका आंसर है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा बेटा। और अगर आपको बेटा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस को सीरियल में, क्वेश्चंस को सीरियल में देखने के लिए आप लोग बेटा प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही बेटा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।